नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। देखिए, मेवाड़ के महाराणा कुंभा है वो इतिहास प्रसिद्ध शासक हुए हैं और जितना वो अपने इतिहास के अंदर अपनी विजयों को लेकर ज़्यादा चर्चित रहे हैं, वैसा ही वो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर भी चर्चित रहे हैं। तो उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या रही हैं? देखिए, महाराणा कुंभा है वो एक वीर योद्धा ही नहीं थे, अपितु एक कला प्रेमी विद्यानुरागी शासक भी हुए हैं। ठीक है, इस कारण युद्ध में उनको स्थिर बुद्धि कहा गया है। महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा गया है। ठीक है, एकलिंग महात्म्य के अनुसार, ठीक है, प्रमुख रचना है एकलिंग महात्म्य। उनके अनुसार वो वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बहुत बड़े निपुण थे। कौन? महाराणा कुंभा। यानी अलग अलग क्षेत्रों का उनको अच्छा ज्ञान था। देखिए, महान संगीतज्ञ या संगीत के ज्ञाता होने के कारण, ठीक है, उनको अभिनव भारताचार्य भी कहा गया है। यानी अभिनव भारताचार्य महाराणा कुंभा को क्यों कहा गया है? क्योंकि वो संगीत के अच्छे ज्ञाता थे। इसके अलावा वीणा वादन प्रवीणेन, ये भी महाराणा कुंभा को कहा गया है। कारण क्या था कि वो वीणा बजाने में भी निपुण व्यक्ति थे। आइए कहें, वीणा बजाने में बहुत ही निपुण शासक हुए कौन? महाराणा कुंभा। ये हमें कहाँ से पता चलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, सूड प्रबंध, ये उसके द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं। यानी महाराणा कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम गीतिका और सूड प्रबंध। देखिए, जो संगीत राज महाराणा कुंभा की एक प्रमुख रचना है, उस संगीत राज के कुल 5 भाग है। ठीक है, यानी संगीत राज के कुल कितने भाग है? 5 भाग। अब इन 5 भागों के अंदर कौन कौन से भाग है? पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, ठीक है, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। यानी राज, जो संगीत राज महाराणा कुंभा का ग्रंथ है, उसके भाग हुए हैं 5। ठीक है, जिनके अंदर हमने नाम देख लिए: पाठ रतन, गीत रतन, वाद्य रतन, नृत्य रतन और रस रतन कोश। ठीक है, उसने चंडी शतक की व्याख्या भी की है। प्रमुख रचना है चंडी शतक की व्याख्या। जयदेव की एक रचना है संगीत ग्रंथ गीत गोविंद। उन्होंने उस गीत गोविंद पर भी टीका लिखी है। इसी प्रकार सारंग देव जो संगीत रत्नाकर उनकी रचना लिखी है, उस पर भी उन्होंने टीका लिखी है। कुंभा ने महाराष्ट्री या यूँ कहे मराठी, कन्नड़ और मेवाड़ी, ठीक है, 3 भाषाओं के अंदर या इन भाषाओं के अंदर 4 नाटकों की रचना की है। यानी कुंभा के द्वारा कितने नाटक रचे गए हैं? तो 4 नाटक रचे गए। कीर्ति स्तंभों के विषय पर एक ग्रंथ उन्होंने रचा है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो कि बनाया गया एक स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभों के विषय पर भी उसने ग्रंथ रचा है। उसको उसने शिलाओं पर खुदवाया भी है। ठीक है, और विजय स्तंभ पर उसने उनको लगा रखा है। ठीक है, अब ध्यान रखें, विजय स्तंभ क्या है? विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया एक स्तंभ है जो मालवा विजय पर बनाया था। ठीक है, ध्यान रखें, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से अलग है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ के अनुसार या विजय स्तंभ के अनुसार, ठीक है, या कीर्ति स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ के अनुसार हम मानते हैं। विजय स्तंभ के अनुसार उसने जय और अपराजित के मतों, किसके? जय और अपराजित के मतों को देखकर ही इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, उसको कामराज रतिसार नामक 7 ग्रंथों में बांटा गया है। ठीक है, यानी उसने विजय स्तंभ पर जो रचना खुदवाई है, जो कीर्ति स्तंभ के विषय पर लिखी गई है, उसको उसने खुदवाकर उस शिलाओं पर भी उसने अंकित करवाया है। और कामराज रतिसार नामक जो ग्रंथ लिखा है वो उसके ऊपर आधारित ही है और 7 भागों में इसको उसने विभाजित किया है।
ठीक है। ध्यान रखिए पहले रचना आई थी संगीत राज, उसको उसने 5 भागों के अंदर विभाजित किया है। कुंभा को राणो रासो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अलग अलग पदवी अलग अलग कारणों से दी जाती है। अब राणो रासो इसलिए कहा गया है कि उसे विद्वानों का संरक्षक माना गया है, ठीक है। उसके दरबार में एकलिंग महात्म्य के लेखक कान्य व्यास रहा करते थे। प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन ये भी कुंभा के दरबारी हुए। मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण, क्या नाम है, देव मूर्ति प्रकरण, जिसका दूसरा नाम है रूपावतार, प्रसाद मंडन, ठीक है, राजवल्लभ और रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुकार आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। किसने, मंडन ने, और वो कुंभा के प्रमुख वास्तु शास्त्री थे। और मंडन के भाई थे नाथा, उन नाथा ने क्या लिखी है, वास्तु मंजरी लिखी है। और उन्हीं के मंडन के पुत्र में गोविंद, उन्होंने क्या लिखा है, उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका, इन ग्रंथों की रचना की है। किन किन ग्रंथों की रचना गोविंद ने की है, उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका। ये जो रचनाएं उन्होंने की है गोविंद ने, ये अलग अलग विषयों से संबंधित रचनाएं, जिनमें हम कला निधि की अगर बात करें तो देवालयों का जो शिखर विधान यानी वो ऊपर का शिखर है वो किस प्रकार हो, इस पर यह केंद्रित है। कला निधि देवालयों के शिखर पर केंद्रित है, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांग के संबंध में हमें एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ मिलता है, ठीक है। यानी कला निधि शिखरों के विषय पर आधारित है और एकमात्र ये ग्रंथ माना गया है, ठीक है। आयुर्वेदिक के रूप में गोविंद की रचना है सार समुच्चय। सार समुच्चय किससे संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित रचना है। और विभिन्न व्याधियों के बारे में और विभिन्न व्याधियों रोगों के बारे में और उनके निदान के बारे में सार समुच्चय के अंदर भरपूर जानकारी दी गई है। उपचार की विधियाँ उसके अंदर दी गई हैं, ठीक है। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, वो संगीत की अच्छी गाता थी, इसलिए उनको रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। यानी संगीत की जानकार होने के कारण, संगीत प्रेम होने के कारण कुंभा की पुत्री रमाबाई को किस नाम से जाना गया है, वागीश्वरी। या वागीश्वरी किसे कहा गया है, रमाबाई को। किससे संबंधित होने के कारण, संगीत प्रेम से संबंधित होने के कारण। देखिए कवि मेहा जो महाराणा कुंभा के समय एक प्रतिष्ठित रचनाकार थे, महाराणा कुंभा के से प्रतिष्ठित रचनाकार में मेहा, उसकी रचनाओं में तीर्थमाला प्रसिद्ध है। उस तीर्थमाला के अंदर उन्होंने 120 तीर्थों का वर्णन किया है, ठीक है। मेहा की रचना तीर्थमाला, जिसमें 120 तीर्थों का उल्लेख हुआ है। मेहा कुंभा के समय के 2 सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के समय मौजूद रहे हैं। कौन, मेहा। अब ये निर्माण कार्य कौन से हैं, एक तो कुंभलगढ़ और दूसरा रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कार्य भी हुए हैं। उन कार्यों के दौरान कौन उपस्थित हुए हैं, मेहा, ठीक है, जो प्रमुख कलाकार हुए हैं, ठीक है। अब उसने बताया कि हनुमान की जो मूर्तियां सोजत और नागौर, ठीक है, लाई गई थी, उनको कुंभलगढ़ और रणकपुर मंदिर में स्थापित किया गया। कहाँ का स्थापित किया गया, कुंभलगढ़ और रणकपुर मंदिर में स्थापित किया गया। तो ये मूर्तियाँ सोजत और नागौर से लाई गई थी, हनुमान की थी। और ये किसके उल्लेख से पता चलता है, मेहा के उल्लेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में मेहा खुद उपस्थित हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ हीरानंद मुनि, जिनको कुंभा अपना गुरु मानते थे। कुंभा अपना गुरु किसको मानते थे, हीरानंद मुनि को मानते थे, ठीक है। उन्हें कविराज की उपाधि दी गई। हीरानंद मुनि को किसकी उपाधि दी गई, कविराज की। कविराज श्यामल दास की एक रचना है वीर विनोद, इतिहास की एक प्रमुख रचना है वीर विनोद, जो श्यामल दास की रचना है। उससे पता चलता है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग बनाए गए थे। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। कितने दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण किया गया। अपने राज्य की पश्चिमी सीमा, ठीक है, अपने राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वह तंग रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने नाकाबंदी करवाई थी,
ठीक है। और साथ ही साथ उसने सिरोही के निकट बसंतीगढ़ का दुर्ग या बसंतगढ़ का दुर्ग उन्होंने बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। इसके अलावा मेर लोगों के या मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने मचान दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। ये हमें उल्लेख श्यामल दास की रचना वीर विनोद से पता चलता है। केंद्रीय शक्ति को पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक शक्तिशाली बनाया गया, या पश्चिमी क्षेत्रों में उसको अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और सीमांत क्षेत्रों को सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए उन्होंने 1452 के अंदर परमारों के प्राचीन दुर्गों का जो अवशेष था उस पर उन्होंने अचलगढ़ का निर्माण पुनः करवाया। अचलगढ़ है वो किसके प्राचीन दुर्ग का अवशेष था? परमारों के प्राचीन दुर्ग का अवशेष था। और सीमांत प्रदेशों को और पश्चिमी क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए उसने वापस अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण 1452 में करवाया था। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ है वो दुर्ग बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। और ये दुर्ग है वो 36 किलोमीटर लंबा है, जो चीन की दीवार के बाद एक बड़ी दीवार या सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, जो काफ़ी चौड़ी है। और रणकपुर पाली का जो जैन मंदिर है वो महाराणा कुंभा के समय में धरणक शाह के द्वारा बनाया गया माना जाता है, जो अपने 1444 खंभों के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। कौन सा? रणकपुर। देखो कुंभा के अब समय में या कुंभा की समय की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला के एक प्रमुख स्वर्ण काल के रूप में कुंभा का समय देखा जाता है, ठीक है। लेकिन कुंभा को अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था और उन्माद रोग के कारण वो अपना अधिकांश समय है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही व्यतीत किया करते थे। कहाँ? कुंभलगढ़ में। और यहीं पे उनके पुत्र उदा के द्वारा 1468 में उनकी हत्या कर दी गई, और वो भी किस लिए? सत्ता की लोलुपता के कारण, सत्ता प्राप्त करने के कारण, ठीक है। अवतार तथा दानी राजा भोज व कर्ण से बढ़कर राणा कुंभा को बताया गया। यानी एक तरफ राजा भोज है, एक तरफ कर्ण है, ये इतिहास प्रसिद्ध दानी शासक हुए, उनसे भी बढ़कर राणा कुंभा को बताया गया, ठीक है। वह निष्ठावान वैष्णव धर्म का अनुयायी था और यशस्वी गुप्त सम्राटों के स्वान स्वयं को वो परम भागवत कहा करता था, क्योंकि परम भागवत है वो इतिहास में गुप्तों की प्रमुख उपाधि हुई है, तो वो गुप्तों की समान स्वयं को परम भागवत कहा करते थे, ठीक है। उन्होंने आदिवरा की उपाधि भी स्वयं धारण की थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने वसुंधरो धरणाधीवराहेण की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब था कि विष्णु के समान या विष्णु के प्राथमिक अवतार वराह के समान वैदिक व्यवस्था का पुनर्संस्थापक, ये उपाधियां उन्होंने स्वयं के लिए ली थी। धन्यवाद।